देख रहे हैं नेपाल वन और मैं आपके साथ हूं नगमा शेख। पूर्वांचल न्यूज में स्पेशल एडिशन के साथ इस बार हम आपको दिखाएंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की क्या है जमीनी हकीकत। आखिर प्रदेश की जनता और पूर्वांचल की जनता ओडीओपी का कैसे लाभ उठा रही है। तो शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस से। बनारस की विश्व प्रसिद्ध रेशमी साड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत चयनित किया है, लेकिन कोरोना का कहर बाकी उत्पादों के साथ इस बहुमूल्य धरोहर पर भी पड़ा है। हालांकि सरकार ने वाराणसी के रेशमी साड़ियों के संरक्षण और बढ़ावे की तरफ विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है। वाराणसी के शुद्ध रेशमी साड़ी के कारोबार से 2 लाख से भी ज्यादा लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते पिछले 5 महीने से रेशमी साड़ी के कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ा है। वाराणसी के प्रमुख रेशमी साड़ी के कारोबारी हाजी अनवत अहमद अंसारी की माने तो वर्तमान में वाराणसी के इस कारोबार की स्थिति बहुत दयनीय है। कोरोना के कारण हवाई जहाज, ट्रेन, बस व मेट्रो यात्रा पूरी तरह बंद है, जिस कारण व्यापारी न तो आ रहे हैं और न ही ऑर्डर मिल रहा है। वहीं चीन से आयात निर्यात बंद होने के कारण वहां से आने वाला रेशम भी आना बंद हो गया है। ऐसी स्थिति में बुनकरों और कारोबारियों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। रेशमी साड़ी की वर्तमान में स्थिति बहुत ख़राब है। वजह क्या है कि जब से कोरोना महामारी आई, सबसे बड़ी वजह यही है कि सारा जो है यातायात जो बंद है, हवाई सेवा जो बंद है, ख़ास तौर से जो है ये मेट्रो ट्रेन बंद है, लोकल ट्रेन बंद है, बस सेवा बंद है। इसकी वजह से जो है बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ की क्वालिटी फाइन हो जाए और यहाँ का रेट कम हो जाए तो चाइना से हमें रेशम ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर से हमारा बेंगलोर का रेशम सस्ता पड़ा तो ये हमको हमारे मतलब बेंगलोर को भी बहुत मुनाफा मिलेगा इसको, और हम लोग के बुनकर समाज को भी काफ़ी राहत मिलेगी। चाइना के रेशम ना आकर के बेंगलोर से आए। बनारसी रेशमी साड़ियों का इतिहास बहुत पुराना है। शादी विवाह में रेशम के कपड़े की मांग के बाद बनारस के कारीगरों द्वारा रेशमी साड़ी का निर्माण मुगल काल के पहले से चला आ रहा है। शादी विवाह के शुभ अवसर पर दुल्हन द्वारा रेशमी साड़ी पहना जाना काफी शुभ माना जाता है और रेशमी साड़ी की जो चमक बनारस के कारीगर दे देते हैं वह कहीं और के कारीगर नहीं दे पाते हैं। शादी ब्याह में जो है रेशमी कपड़ा जो है चलन में ज़बरदस्त मांग हुई, तो रेशमी साड़ी जो है यहाँ पर जो है काफ़ी डेवलप किया। और यहाँ पर जो रेशमी साड़ी के जो धागे हैं वो बेंगलोर से आते हैं और चाइना से आते हैं, तो उस रेशमी कपड़े को शुभ मानते हैं और लोगों में ये शुभ कपड़ा की वजह से ये और ज़्यादा डेवलप किया। और इसकी डिज़ाइनिंग और जो है हुनरकारी जो है यहाँ परंपरा से चली आ रही है, मुग़ल टाइम से चली आ रही है, जिसकी वजह से इसका नाम बहुत ज़्यादा हो गया। हथकरघा व वस्त्रोद्योग वाराणसी परिक्षेत्र के सहायक आयुक्त डॉक्टर नितेश धवन ने बताया कि सरकार के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत वाराणसी में इस कारोबार से जुड़े कारोबारियों को मार्जिन मनी व सब्सिडी दी जाती है। सिल्क से जुड़े बुनकरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उन्हें रॉ मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है। व्यापारियों की मांग और आपूर्ति को लेकर सरकार व जिला प्रशासन चिंतन कर रही है। बनारस को लेकर बात है जहाँ तक तो सिल्क प्रोडक्ट का चयन किया गया है और इसके अंतर्गत जो योजनाएं प्रमुख योजनाएं हैं उसमें पहली है कि वित्तीय सहायता जो मार्जिन मनी और सब्सिडी के रूप में दी जाती है, और दूसरा जो है वो इसका एक ट्रेनिंग कंपोनेंट है जिसके अंतर्गत अभी हाल फिलहाल में भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत सिल्क से जुड़े जितने भी हमारे बुनकर हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 4-5 महीने से जो लॉकडाउन के कारण मांग और आपूर्ति की जो श्रृंखला टूट गई थी उसको दृष्टिगत रखते हुए शीर्ष स्तर पे प्रयास किए जा रहे हैं। शासन स्तर से लेकर और जिला प्रशासन तक प्रदेश सरकार जो है वो इस पर चिंतन कर रही है कि इस प्रकार से इस उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। वाराणसी के बुनकरों व कारोबारियों को उम्मीद है कि जब उनकी साड़ी को सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शुमार कर ली है तो अब इन रेशम की साड़ियों की चमक फीकी नहीं पड़ेगी। कारीगर मेहनत कर सकता है लेकिन बाजार की समस्या से लड़ नहीं सकता। ऐसे में जरूरत है सरकारी वादों को जमीन पर उतारने की, जिससे कारीगर और कारोबार तो खुशहाल हो ही या धरोहर भी चमकती रहे। वाराणसी से मनीष चौरसिया। गोरखपुर के औरंगाबाद गांव की टेराकोटा हस्तशिल्प का नाम आते ही उसकी एक से बढ़कर एक
सुंदर कलाकृतियों की तरफ सबका ध्यान चला ही जाता है। इन्हें बनाने वाले कई कुम्हार को इसी कला की वजह से 7 समंदर पार जाने का मौका भी मिल चुका है। इनके हाथों का जादू अब हर किसी के सिर पर चढ़ के बोल रहा है। इसी हुनर के चलते कुछ कुम्हारों को नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। गोरखपुर शहर से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित औरंगाबाद अपने टेराकोटा हस्तशिल्प के लिए भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाना जाता है। इसके हुनर के चलते गांव में कुम्हारों का नाम बड़े ही इज्जत के साथ लिया जाता है। इनमें से कई कुम्हारों ने अपने टेराकोटा हस्तशिल्प कला के लिए नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी हासिल किए हैं। कारीगरी ऐसी कि हर कोई इसका मुरीद हो जाए। इस कला के सहारे ही यहाँ के 20 परिवार के लगभग 100 से भी ज्यादा सदस्यों की रोजी रोटी चलती है। कितने पीढ़ियों से ये इस व्यवसाय से जुड़े हैं? ये 7वां पुस्तक, जो मेरी नाम मिल चुका है, राष्ट्रपति नाम, मुख्यमंत्री। गोरखपुर में औरंगाबाद एक छोटा सा गांव है जहां 7 पीढ़ियों से यह काम चल रहा है। यहाँ की खास चिकनी मिट्टी से यह काम किया जाता है। खास बात यह है कि इस मिट्टी को जो भी आकार दिया जाता है वो हाथ से दिया जाता है और इसी हुनर को भारत सरकार द्वारा मान्यता टेराकोटा दिया गया है। विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार की तरफ से पहले ये था, जो एवार्डी होते थे जैसे हम हैं, हमको अगर कहीं बाहर एग्जीबिशन प्रदर्शनी में भेजती थी तो हमारे माल का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज प्लस टीए रहने का, स्टॉल का टोटल खर्च सरकार देती थी। हम लगभग 15 साल का थे, उसके बाद से इसमें जुड़े हैं। और सरकार की तरफ से कोई ऋण सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे? सरकार की तरफ से हमने 2 लाख का लोन लिया है जी, और उसमें सब्सिडी खातिर हम लोग ठीक किए हैं ताकि छूट हो जाए। टेराकोटा का काम अब सारे ही राज्यों में किया जाता है, लेकिन बाहर ये काम सांचे के द्वारा किया जाता है, लेकिन गोरखपुर में ये हाथों के द्वारा बनाया जाता है। इसलिए इसे भारत सरकार द्वारा हस्तशिल्प कला की मान्यता मिली है। हाल ही के दिनों में चाइनीज माल मार्केट में छाया हुआ था, जिसका असर मिट्टी के सामान पर पड़ रहा था, लेकिन अब चाइनीज माल का जब बहिष्कार हुआ है तब इन लोगों का सामान की मांग मार्केट में बहुत ही तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 130 किलोमीटर दूर नेपाल सीमा पर स्थित जिला बहराइच अपनी हस्तकला के बारे में जाना जाता है। वैसे तो गेहूं को खाने के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ के हस्तकलाकारों ने गेहूं के डंठल का इस्तेमाल करके एक से बढ़कर एक कलाकृतियां बना डाली हैं। गेहूं के डंठल की ऐसी ढेरों कलाकृतियों का संग्रह आपको बहराइच निवासी यूनुस खान के संग्रहालय में देखने को मिल जाएगा, जो यूनुस खान की हस्तकला का जीता जागता उदाहरण पेश करेगी। इस कला की सबसे खास बात यह है कि इसको बनाने में किसी मशीन का कोई प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि यह सारा काम हाथों से ही किया जाता है। आपको अवार्ड भी मिला है, राज पुरस्कार मिला है 2004 में, और 2013 में जो है जगन्नाथ पहाड़िया हरियाणा गवर्नमेंट से अवार्ड मिला है, और केरल में भी जो है हमको अवार्ड मिला है, और नाबार्ड से भी हमको अवार्ड मिल चुका है, चेयरमैन थे जो है। और इसी तरह जो है हम काम कर रहे हैं कि हमारी महिलाएं जो है कुछ आगे बढ़ सकें और इससे हम लोगों की भी रोजी बढ़े, इन लोगों को भी जो है कुछ आमदनी का जरिया बने हुए रहे। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम फीस नहीं लेते हैं और न लेंगे जो है, और सरकार की तरफ से भी जो है मतलब ये एक जनपद एक उत्पाद जो है सेलेक्ट हुआ है, जो सरकार जो है मतलब इस काम को करा रही है, और हर साल जो है 150-200 महिलाओं को जो है और युवाओं को जो है मतलब वो सिखाने के लिए स्कीमें आती हैं और सीखते हैं लोग जो है। ऐसी तमाम कलाकृतियां इस संग्रहालय में रखी हैं, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि हर कलाकृति अपने आप में एक पूरी दास्तां बयां करती है। कलाकृतियों की सबसे खास बात है कि ये जितनी पुरानी होती जाएंगी, इनकी चमक उतनी ही बढ़ती जाएगी। इस कला की वजह से बहराइच को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी नाम मिला है। कलाकृतियों के लिए यूनुस और उनकी पत्नी दोनों ने ही अपना जीवन समर्पित कर रखा है,
और इस परिवार ने कई ऐसे शिष्य भी बनाए हैं जो इस कला को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया है। हर जिले का अपना एक प्रोडक्ट होगा जो उस जिले की पहचान बढ़ाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं की सूची में बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो बेरोजगारों को रोजगार देने में मदद करती हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत बस्ती जनपद को काष्ठ कला, गुट कला और फर्नीचर उद्योग में चयनित किया गया है। इस योजना से जिले में 38 इकाई काम कर रही हैं और 300 से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षण देकर टूल किट प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष भी 40 इकाइयों को स्थापित करने का लक्ष्य मिला है। ये जो योजना है, इस योजना के अंतर्गत जनपद के एक विशिष्ट उत्पाद को जो परंपरागत कारीगर हैं और उनके उत्थान के लिए, विपणन के लिए, मार्केटिंग के लिए तमाम ऐसे स्कीम के अंतर्गत एक अम्ब्रेला स्कीम है, जिसके अंतर्गत जो है उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ऋण सहायता दी जा रही है और प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। जो लाभार्थी हैं, उद्यमी हैं, इनके जीवन स्तर में सुधार आ रहा है। काफ़ी बदलाव हुआ है बस्ती जनपद में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आने से। इस योजना से जुड़े उद्यमियों की माने तो सरकार की ये योजना बहुत अच्छी है। सरकार द्वारा प्रोत्साहित करने से काम भी अच्छे तरीके से चलने लगा है। सरकार बहुत अच्छी योजना चलाई, वन इंडस्ट्रीज वन प्रोग्राम जो चलाई है वो अच्छी योजना है। हम लोग इससे लोन भी लिए हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। और तमाम बाहरी जो आने वाले तमाम लॉकडाउन में आए, इसमें थोड़ा नुकसान भी हुआ है, लेकिन तभी लोगों को रोजगार मिल रहा है। सरकार की जो स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। अब धीरे धीरे शादी ब्याह का जो सीज़न था वो भी चला गया, जो आने वाला था हम लोग को मिलने था। अब आगे प्रोग्रेस होगा। इस योजना से लाभ तो ये हो रहा है कि सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों को जानकारी हो गई है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कि सिकंदरपुर को चयनित किया गया है, तो इससे लोगों को जो है आने में आसानी, मेरा प्रचार हो रहा है और कस्टमर्स हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा आ रहे हैं पहले की अपेक्षा। मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थोड़ी बहुत समस्या है, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है हम लोग के पास। समस्या सर सबसे पहली ये है कि बिजली जो है, बिजली हमको समय से नहीं मिल पाती है। बिजली की कभी हमारे यहाँ 7 घंटे, कभी 8 घंटे, कभी 6 घंटे, मतलब कोई एक टाइम नहीं है सर कि जिससे मुझे टाइमली बिजली मिल पाए। ODOP के तहत तमाम छोटे कारीगरों को काम भी मिल रहा है। समस्या है तो सिर्फ बिजली की, अगर वो ठीक हो जाए तो कारोबार और अच्छे ढंग से संभव हो पाएगा। कोरोना संक्रमण के दौरान देश की रुकती अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल का नारा दिया है, जिसके तहत पूर्वांचल, जिसको चीनी का कटोरा कहा जाता है, अब धीरे धीरे इस अंचल में केले ने दस्तक दी है। आर्थिक रूप से लाभकारी केले की खेती अब गन्ने का विकल्प बनता जा रहा है। लॉकडाउन के बाद देश की कई कंपनियां बंद हो गई, जिसके चलते वहां काम करने वाले प्रवासी मजदूर अपने अपने गांव लौट आए। अब उनके सामने रोजी रोटी की बड़ी चुनौती आ पड़ी। प्रशासन द्वारा एक जनपद एक उत्पाद के तहत खेती करने या इससे संबंधित उद्योग लगाने वाले किसान को सब्सिडी के साथ लोन देने की बात कही गई, लेकिन इन किसानों में केले से बनने वाले उत्पादों के बारे में जानकारी का अभाव था, जिसके लिए एक जनपद एक उत्पाद के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू हुआ। किसान इस प्रशिक्षण का लाभ भी ले रहे हैं। 2 एकड़ हम केले का खेती किए हैं। पहले हम केवल जो है केले का फल बेचते थे, जो 200, 250, 300 रुपए में उसका फल बिक जाता था। लेकिन जो प्रशिक्षण हम इस समय ले रहे हैं और जो पाए हैं, उसके तहत हम केले का जो फल है उससे हम ये चिप्स बना लेंगे, उसके छिलके से हम अचार बनाएंगे। फिर जो उसका जो तना है, तने के बाहर के हिस्से से हम फाइबर निकालेंगे, जिससे कि कपड़ा बनेगा, ये दरी, तमाम प्रकार का काम होगा। कुशीनगर जनपद के दुधही ब्लॉक अंतर्गत जंगल घोरठ स्थित पारसनाथ महाविद्यालय में एक जनपद एक उत्पाद के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है।
इस कार्यक्रम में किसानों को प्रशिक्षण दे रही अनीता राय केले के फल और इसके तने से बनने वाले उत्पादों के बारे में गहनता से जानकारी दे रही हैं। अभी तक 150 लोगों को ट्रेनिंग दे चुकी है। इससे इनको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। जैसे कि इन लोगों को नहीं पता था केले के पेड़ से ये लोग सिर्फ फल जानते थे, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। जैसे कि केले के डंठल से क्या होता है, केले के बीज के डंठल से क्या होता है, फूल से क्या होता है, फल से क्या होता है, कच्चे केले से क्या होता है, इस सारे चीज़ पे क्लासेस दी गई है एंड वैल्यूएबल क्लासेस दी गई है। अब एक बिज़नेस के लिए जैसे एक स्मॉल स्केल शुरू करनी है तो ये जो आइटम्स है, अचार हुए, 5 तरह के अचार सिखाए गए हैं, इवन केले के छिलके के अचार भी सिखाए गए हैं। कुशीनगर के किसान अगर केले एवं उससे बनने वाले उत्पादों की तरफ रुचि लेते हैं तो यह आगे चलकर उनके लिए आय का एक बड़ा साधन बनकर सामने आ सकता है। नेपाल उनके लिए कुशीनगर से राजकुमार गिरी। गन्ने की फसल को लहलहाने वाले किसान गन्ना मूल्य के भुगतान बंद होती चीनी मिलों की समस्या से जूझते जूझते अब केले की खेती की तरफ धीरे धीरे अपना रुख कर रहे हैं। कुशीनगर के केले की खुशबू पंजाब, जम्मू कश्मीर, बिहार सहित अन्य कई राज्यों तक फैल चुकी है, जिसके चलते वहां के महाजन सीधे यहां के किसानों से नकदी फल की खरीदारी भी करना शुरू कर दिए हैं। आर्थिक लाभ के चलते 5 से 7 हजार हेक्टेयर भूमि में केले की खेती किसानों द्वारा की जा रही है। वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत की तर्ज पर केले के रेशे पर आधारित उद्योग भी इस जनपद में शुरू करने का काम तमकुही राज्य के हरिहरपुर गांव के रवि प्रसाद द्वारा शुरू करने से बेरोजगार युवाओं को इस फसल में रोजगार दिखने लगा है। वन प्रोडक्ट में केला रेशा उत्पाद था कुशीनगर में चयनित। इस साल से सरकार ने केले का संपूर्ण उत्पाद जो है इस योजना में समाहित कर दिया है और इसमें केले से संबंधित जो भी प्रोडक्ट बनेंगे या बनाएंगे उसी में सभी पूरा स्कीम इसमें जनपद में आ जाएगा। इसमें केले से संबंधित चिप्स वगैरह है या और कोई प्रोडक्ट है उसमें हम मार्जिन मनी के थ्रू सब्सिडी देंगे 25%। दरअसल किसान फल बेचने के बाद केले के तने को फेंक देते थे या जला देते हैं, लेकिन इसके रेशे से नाना प्रकार के प्रोडक्ट बन सकते हैं। रवि ने यही प्रयोग अपने गांव में शुरू कर दिया। रवि को इस प्रयास के लिए मुख्यमंत्री द्वारा प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। यूपी गवर्नमेंट की जो महत्वाकांक्षी योजना है एक जनपद एक उत्पाद जिसको ODOP कहा जाता है, उसमें कुशीनगर जिले से मेरा प्रोजेक्ट का सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन होने के बाद इस काम में और मतलब तीव्रता आई। गवर्नमेंट की तरफ से जो गांव की गरीब महिलाएं हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिनके बाल बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने उनको ट्रेनिंग दिलवाया। 10 दिन का ट्रेनिंग होता है। 10 दिन का ट्रेनिंग जब गवर्नमेंट दिलवाती है तो पर डे के हिसाब से 200 रुपया महिलाओं को दिया जाता है। यानी कि 10 दिन ट्रेनिंग लेती हैं महिलाएं तो 2000 रुपया उनको दिया जाता है, प्लस नाश्ता पानी सब व्यवस्था उनको गवर्नमेंट देती है। और ट्रेनिंग लेने के बाद उनको सिखाया जाता है ट्रेनिंग में कि केले के रेशे से क्या क्या चीज़ बनाई जा सकती है। तो केले का उपयोग फल सब्जी के रूप में लोग करते चले आ रहे थे। अब वहीं इससे बने चिप्स व अन्य खाद्य सामग्री लोगों की पसंद बनती जा रही है और आर्थिक लाभ होने के चलते किसानों की भी। दूसरी ओर केले के रेशे से बनी टोपी, चप्पल, दरी, पूजा की बैठक आदि के उत्पादन की मांग बढ़ने से इस उद्योग को करने वाले युवाओं एवं लोगों के उत्साह में वृद्धि हो रही है। हालांकि केले की खेती को लेकर सरकार किसानों को और भी प्रोत्साहित करे तथा उद्योग लगाने वालों के लिए विशेष पैकेज दे तो निस्संदेह कुशीनगर जनपद की पहचान सबसे आगे हो सकती है। कुशीनगर से दिनेश कुमार तिवारी। अभी तक आपने कलाकारों की अनेकों कलाकारी देखी होगी, लेकिन हम आपको प्रयागराज के इस अनोखे हुनरबाज से मिलवाते हैं जिसने लकड़ी से दुनिया का सबसे छोटा चरखा, रिक्शा, हॉकी, क्रिकेट स्टंप और क्रिकेट बॉल के साथ दुनिया की सबसे छोटी पतंग और चरखी बनाई है। देश में केवल कुछ बड़ा करके नाम कमाया जाता है ऐसा नहीं है, सबसे छोटा करने वालों का भी नाम होता है। प्रयागराज के इस शख्स की यही खासियत है। इन्होंने वर्ल्ड कप, छोटी साइकिल, अंबेडकर की मूर्ति भी बनाई है। मैंने देखा कि बचपन से जो लोग भी जो भी चीज़ें बनाई है वो सब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई गई है, तो मैंने कोशिश करी है कि दुनिया की सबसे छोटी से छोटी चीज़ बनाई जाए। तो मैंने गांधी जी का चरखा बनाया 2.5 सेंटीमीटर का, और उसके बाद बनाया क्रिकेट बैट जो 7.5 मिलीमीटर का है। उसके बाद 10 mm की हॉकी बनाई मैंने, और 2.5 सेंटीमीटर का हेलीकॉप्टर बनाया,
और सबसे छोटी कार बनाई जिसका नाम लैलो रखा गया, जिसको लोग बहुत सराहना की दिए हुए हैं और वो लिम्का बुक में भी दर्ज है। इसी कारनामों के चलते ही इनका नाम लिम्का ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है और इनकी कलाकारी के लिए इनको तरह तरह के सम्मानों से नवाजा भी गया है। विमल किशोर दिव्यांग हैं, लेकिन इन्होंने इसको कमजोरी बनाने के बजाय अपनी ताकत बना डाला। विमल को बचपन से लकड़ियों पर काम करने का शौक था और उसी शौक ने इनको सबसे अलग बना दिया। विमल के हौसलों की उड़ान अभी बाकी है। विमल इससे भी छोटे सामानों को बनाने की प्लानिंग में है। पैर से दिव्यांग विमल किशोर का ये शौक वाकई में उनको सबसे अलग बनाता है। बात अगर गाजीपुर की करें तो गाजीपुर में पहाड़पुर गांव में जूट से बना वॉल हैंगिंग राज्य स्तर से पुरस्कृत गांव है। यहां माल तैयार किया जाता है और बाजारों में अच्छी कीमत पर भेजा जाता है और कई जिलों सहित अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी इसको ऑर्डर मिलने पर निर्यात किया जाता है। गाजीपुर जनपद के पहाड़पुर कला गांव में जूट से बना वॉल हैंगिंग जो जनपद गाजीपुर के लिए एक जनपद एक उत्पाद के नाम से विख्यात है। यहां कारीगरों द्वारा वॉल हैंगिंग तैयार किया जाता है और जिलों सहित अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बिक्री की जाती है। लेकिन इस समय कोविड-19 महामारी की वजह से बाजारों में रौनक नहीं होने के कारण इसकी खपत नहीं हो पा रही है, जिसके कारण कई घरों में वॉल हैंगिंग कारखाने बंद पड़े हैं। ये हम लोग खरीद कर लाते हैं। खरीद कर लाने के बाद इसको कलर करते हैं, उसके बाद ये निकाला जाता है, फिर ये बनता है। इसको जैसे दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, पूना हो गया या लखनऊ हो गया, मतलब कि हर जगह हम लोग जाते हैं। पूरा ऑल इंडिया में कहीं भी प्रोग्राम सर लगता है हम लोग जाते हैं। इसकी लागत 300 से 350 रुपये आता है सर, और ये मतलब कि 1000, 1500 या मतलब कि 800, 700 ऐसे करके हम लोग बेचते हैं। फिलहाल तो हम लोग बुनाई करते हैं, मतलब सेलिंग तो कोई और करता है। माल सब बनारस से खरीद कर रंग सुतली जो भी चीज़ सामान है सब यहाँ पे आता है और यहाँ पे रंग धो के हम लोग बुनाई करते हैं। फिलहाल इस समय तो स्पोर्ट नहीं हो रहा है, बुनाई हल्का फुल्का चल रहा है सभी घरों में लगभग, लेकिन अब वो हिसाब नहीं है पहले वाला। मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत जो ODOP स्कीम चली थी सर, ये स्कीम तो बहुत लाभदायक सर है। इसमें काफ़ी लोगों का विकास भी हुआ है सर, और हम लोगों को कई मेला प्रदर्शनी में जाने का सर मौका मिला, बड़े बड़े शहर में जाने का मौका मिला सर, और हम लोगों को फ्री में जो है दुकानें मिली लगाने के लिए, जिससे हम लोगों का काम बहुत अच्छा सर। पिछले जो नाम डूब रहा था, जैसे जो क्राफ्ट का नाम डूब रहा था, वो फिर से जिंदा हो गया सर। पिछले कुछ वर्षों से गाजीपुर जिले के शिल्पकार पारंपरिक तकनीक का इस्तेमाल कर जूट वॉल हैंगिंग का निर्माण कर रहे हैं। इनके लिए राज्य सरकार के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण सहायता योजना संचालित की जा रही है, जिसमें 25 लाख तक के लोन के लिए और व्यवसायी सेवा उद्योग क्षेत्र में 25% तक की सब्सिडी दी जा रही है। वर्तमान समय में राज्य सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण सहायता योजना संचालित की जा रही है, जिसमें 25 लाख तक के लोन के लिए व्यवसाय सेवा या उद्योग क्षेत्र में 25% तक की सब्सिडी दी जाती है। इसके ऊपर की श्रेणियों में अलग अलग अमाउंट के लिए अलग अलग सब्सिडी की राशि है। इसके साथ ही कारीगरों के उन्नत टूल किट प्रदान करने और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक जनपद एक उत्पाद टूल किट एवं प्रशिक्षण योजना संचालित की जा रही है। सरकार के द्वारा यह योजना भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही जिले के कामगारों को भी पलायन से रोक सकती। आजमगढ़ में ODOP योजना में शिल्पकारों को मिट्टी के ऐसे बर्तनों को बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जो जनजीवन में रोजमर्रा में काम आ सके। हालांकि कुम्हारों का कहना है कि उनके पास पहले से ही काफी माल बनकर पड़ा है, लेकिन उसको बाजारों में कोरोना के चलते खपाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और आजमगढ़ के मशहूर काली मिट्टी के बर्तनों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है। लगातार उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है और उनको टूल किट भी प्रदान किया जा रहा है तथा तमाम कार्यक्रमों व मेलों स्थानों पर भी उनको अपने सामानों की बिक्री के लिए स्थान मुहैया कराया जा रहा है। माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि इस कला के लिए राज्य सरकार की तरफ से 25% और केंद्र सरकार की तरफ से 35% की सब्सिडी मिल रही है।
नए नए प्रोडक्ट बनाने के लिए लगातार उत्साहित किया जा रहा है। प्लास्टिक की आवश्यकता है, प्लास्टिक का प्रयोग हो उसके खत्म करके मिट्टी के कुल्हड़, मिट्टी के गिलास का ही उपयोग हो, ये हम करने जा रहे हैं। अभी केंद्र सरकार से हम भी आग्रह करने जा रहे हैं कि रेलवे में हो चाहे और कहीं भी हो, इस माटी कला को बढ़ावा देने के लिए इसका ही उपयोग सभी जगह हो। आजमगढ़ का निजामाबाद इस कला के लिए मशहूर है, लेकिन अब एक ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि विपणन केंद्र मुख्यालय पर बने, जिससे जो लोग इससे संबंधित बर्तन को खरीदना चाहें वो निजामाबाद ना जाकर वहीं से खरीदें। इसके अलावा सभी जिलों के शिल्पकारों का नंबर लिया जा रहा है और उनके द्वारा तैयार सामान की बिक्री के लिए जिले के साथ ही प्रदेश स्तर पर भी मुख्य केंद्र बनाया जाएगा, जहां पर अन्य प्रदेशों व देशों से लोग सीधे संपर्क कर सामान खरीद सकें। इसके अलावा ऑनलाइन की भी व्यवस्था की जा रही है, लेकिन सरकार व उनके नुमाइंदे लगातार शिल्पकारों की बेहतरी के लिए कार्य करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर शिल्पकारों के कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले भी करना पड़ता था और आज भी करना पड़ रहा है। जिस तरह वायरस है, इस समय वायरस को देखते हुए सारी इकाइयाँ मंदी चल रही हैं, लेकिन आने वाले समय में इस एक जनपद एक उत्पाद में हम सब बहुत लाभ 25% सब्सिडी पे जो बैंक फाइनेंस नहीं कर रहे थे, अब आराम से हमें लोन कर दे रहे हैं। आज मुख्यमंत्री की एक जो अच्छी योजना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसलिए इस समय दिक्कतें आई हैं। इस समय तो मतलब जीवन यापन करना भी दिक्कत हो रही है। माल तो स्टॉक है, लेकिन कहाँ बिक्री होगा इसका कोई निर्णय नहीं हो पा रहा। शिल्पकारों के सामने सबसे बड़ी समस्या तैयार माल को बाजार में खपाने की है। पहले हाथों से ही कुम्हार तमाम प्रकार के आकार को रूप देते थे, लेकिन अब मशीनों से माल तैयार हो रहा है। जाहिर है अब ज़्यादा संख्या में सामान बाजार में आने को तैयार है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उनके मार्केटिंग की रही है। और इस कोरोना के काल में तो एकदम स्थिति खराब हो गई है। पूर्वांचल स्पेशल एडिशन में आज बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।